1 अक्टूबर को योगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक। शाम 4 बजे लोक भवन में होगी बैठक। कल छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित होगा समारोह। यूपी विधानसभा अध्यक्ष को समारोह में दी जाएगी मानद उपाधि। संभल में महिलाओं के ऊपर गिरी हाई टेंशन बिजली की तार। घर के बाहर आंगन में चारपाई पर बैठी थी महिलाएं। करंट की चपेट में आई 2 महिलाएं और एक बच्चा। नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मानसून के बाद शहर में सड़कों पर गड्ढों और स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस सूर्यकांत धस्माना जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से शहर वासियों को कई उम्मीदें थी। उनकी आशाएं थी कि शहर में स्कूल, कॉलेज, कूड़ा प्रबंधन, अस्पताल स्मार्ट होंगे। लेकिन पूर्व जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी के कार्यों के पूरा होने की जब घोषणा की, तब शहर के हालात कुछ और ही देखने को मिले। उन्होंने कहा कि आज गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है, कूड़े का कोई प्रबंध शहर में नहीं है, अस्पताल में भी नवजात शिशु के शव मिल रहे हैं। ऐसे में शहर को स्मार्ट कैसे कहा जाए? जिलाधिकारी को हमने आज ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहली तो हमारी ये मांग है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो 5 साल पहले शुरू हुआ था और देहरादून की जनता ने 5 साल इंतजार किया कि स्मार्ट सिटी बनने वाला है, स्मार्ट सिटी बनने वाला है, सड़कें स्मार्ट बनेंगी, ट्रैफिक स्मार्ट होगा, स्कूल स्मार्ट बनेंगे, अस्पताल स्मार्ट बनेंगे, कॉलेज स्मार्ट बनेंगे, देहरादून में सफाई की व्यवस्था स्मार्ट हो जाएगी, देहरादून में सब कुछ इतना स्मार्ट होगा कि लोग कहेंगे कि भाई स्मार्ट सिटी के स्मार्ट लोग आ रहे हैं। लेकिन 5 साल बाद जब जिलाधिकारी जो सीईओ थी इसकी, उन्होंने पूरा होने की घोषणा करी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब इसमें आगे कोई काम नहीं होगा, तो जब पूरे शहर के लोगों ने सुना तो दंग रह गए। शासन से जैसे डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सेकंड, जो इमीडिएट नेचर का हमारा ग्रीवियंस है कि कहीं पर सीवर लाइन ओवरफ्लो करने की शिकायत मिली है, उसके लिए हमने तत्काल अभी एसडीएम की संयुक्त कमेटी बनाकर वहाँ पे मौका मुआयना के लिए भेज दिया है। वायलेशंस पाए जाने पर आज ही पुनिटिव एक्शन इम्पोज हो जाएगा। कार्यों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उनके साथ विधायक प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे और महानगर अध्यक्ष कांग्रेस जगविंदर सिंह गोगी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि स्मार्ट सिटी को लेकर जो वादे किए गए थे वो धरातल पर नहीं उतरे हैं, ना ही तो स्मार्ट सिटी के कार्य पूरे अच्छे से हो पाए हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जब डीएम ने इसकी घोषणा की थी कि स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो गया है, तब सड़कें गड्ढों में ढूंढनी पड़ रही हैं, तो ऐसे में कैसे स्मार्ट सिटी ये बन गई। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से ये दावे किए गए कि स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी लगातार विपक्षी जो दल हैं, कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि सड़कों को गड्ढों में ढूंढना पड़ रहा है। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों पर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा करता आया है। चाहे स्मार्ट सिटी में ड्रेनेज व्यवस्था हो, सीवर लाइन ट्रीटमेंट का प्लान हो, इसी के साथ ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करना हो, ये बड़ी एक चुनौती रही है और इसको लेकर तमाम विपक्षी दल जो है वो लगातार सरकार का घेराव करते हुए नजर आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से निर्देश दिए हैं कि 15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, उसके बाद जो है शासन प्रशासन लगातार अब एक्शन मोड में है और ऐसे में विपक्ष भी लगातार ज्ञापन दे रहा है। आंदोलन लगातार
लगातार कार्रवाई की मांग विपक्ष कर रहा है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। और चाहे देहरादून स्मार्ट सिटी की सड़कों की बात हो, चाहे राज्य की अन्य सड़कों की बात हो, तमाम ऐसी सड़कें हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और लगातार ज्ञापनों का दौर जो है वो हमने देखा है। जिस प्रकार से आपदा मानसून के बाद लगातार जैसे मानसून अभी थमा है और लगातार ज्ञापनों का दौर जारी है, अन्य अन्य जिलों में हो चाहे राजधानी देहरादून में हो, लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात की जा रही है। और इसी के संज्ञान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि 15 अक्टूबर तक जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। लेकिन हिमांशु, अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट कार्य कौन कौन से ऐसे हुए हैं, क्योंकि हज़ारों करोड़ों रुपए का जो बजट था वो भी लग गया, और ऐसे में हालात अगर ऐसे के ऐसे ही हैं तो फिर वो पूरा पैसा कहाँ लगा दिया गया, और अभी कितना स्मार्ट हो पाया है राजधानी देहरादून? बिल्कुल, राजधानी को स्मार्ट करने की मांग जो थी वो लंबे समय से थी, और ऐसे में स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट है उसके कार्यों पर लगातार, चाहे शासन नगर निगम की कार्यप्रणाली हो, चाहे एमडीडीए की कार्यप्रणाली हो, उस पर लगातार सवाल खड़े होते आए हैं। चाहे भाजपा विधायक विनोद चमोली भी समय समय पर जो है अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं कि जिस प्रकार से वो कहते हैं राजधानी देहरादून को जिस प्रकार से जो स्मार्ट सिटी का रोड मैप बनाया गया था जब वो मेयर पद पर थे, जिस प्रकार से उस समय रोड मैप तैयार किया गया था स्मार्ट देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का, लेकिन वो रोड मैप अभी पूरा नहीं हो पाया। और अब ये स्थिति है कि देहरादून स्मार्ट सिटी का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो काम है वो कैसे न कैसे अब खत्म किया जाए। चाहे राजधानी देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम एक बड़ी चुनौती रही है, इसी के साथ ही मानसून में जल निकासी है, जल भराव की समस्या हो, विद्युत लाइनों का जो है भूमिकरण करना हो, पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से करना हो, लिंक रोडों का काम हो, इसी के साथ ही स्मार्ट सड़क का काम हो, स्मार्ट पार्क हो, स्मार्ट टॉयलेट हो, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं, तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको संपादित होना था, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें अभी भी विलम्ब हो रहा है और उन कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल हो रहे हैं। लेकिन कहीं जो भाजपा है या जो कह सकते हैं आप सत्ताधारी दल है, उसका ये कहना है कि 90% स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो कार्य है वो पूरा हो गया है और जल्द ही जो है देहरादून को स्मार्ट सिटी जो है वो बना दिया जाएगा। और ऐसे में जब स्मार्ट सिटी का कार्य पूर्ण होगा, देहरादून जल्द ही स्मार्ट सिटी के रूप में सबके सामने होगी। क्योंकि हिमांशु, लगभग 5 सालों से ये काम जारी है और 5 सालों में अगर आज तक भी राजधानी स्मार्ट नहीं हो पाई है तो ऐसे में गलती किसकी है? क्या माने कि कब तक ये राजधानी स्मार्ट हो पाएगी? क्योंकि जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हज़ारों करोड़ों रुपए के बजट तो इस दौरान लग गए, लेकिन अभी भी राजधानी उतना स्मार्ट नज़र नहीं आ रही है। जी, जहाँ तक कार्य की बात रही तो त्रिवेंद्र रावत सरकार के टाइम पे राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू की गई थी। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्योंकि पीएम मोदी हो, इससे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या वर्तमान में सीएम धामी हो, तीनों का ही ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में ही ढीलावाली की गई है। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपये सरकार ने खर्च किए थे। 1000 करोड़ रुपये इसका प्राथमिक बजट था, वो स्वीकृत हुआ था, जिसके बाद केंद्र की कटौती के बाद 500 करोड़ रुपये इसको बजट में रखा गया। और अब कहीं ना कहीं चाहे आप मान सकते हैं अधिकारियों की ढीला हवाली हो, नेताओं की उदासी हो, चाहे तमाम राजधानी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाली तमाम विधानसभा, चाहे धर्मपुर हो, चाहे राजपुर हो या अन्य विधानसभाएं हों, उनके विधायकों की, उनके जनप्रतिनिधियों की ढीला हवाली हो, मेयर सुनील उनियाल गामा क्योंकि हमेशा से ही स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल हो, आदि में नगर आयुक्त की कार्यप्रणाली पर हो संशय हो, तमाम ऐसी संशय भरी बातें इस प्रोजेक्ट के खत्म होने तक आती हैं। और कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है उसका ये कहना है कि 90% काम पूरा हो गया है, अब जल्द ही स्मार्ट सिटी के रूप में देहरादून होगा। और देखने वाली बात होगी अब कब तक देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की जो कवायद है वो पूरी होगी, आखिर कब राजधानी देहरादून पूर्ण रूप से स्मार्ट होगी। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य मामले पर नहीं होगी सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 15 अक्टूबर को होगी अब सुनवाई। तो बड़ी खबर यह बता रहे हैं आपको, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य मामले पर नहीं होगी सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब 15 अक्टूबर को ये सुनवाई होगी। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का ये मामला है, जहां पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से ये मामला भी है, अब क्या माने कब इसमें
सुनवाई होगी और कब जो शिक्षक हैं उनको आगे के लिए उनका प्लेटफॉर्म तैयार होगा? देखिए, ये 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामला है, ये काफी दिनों से लंबित था। फिलहाल कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया और सुनवाई इस पे शुरू हुई और अब आज जो है इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं उनकी जो दलील है उस दलील की तैयारी ना होने की वजह से इसकी जो सुनवाई है वो आज चल गई है। अब 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी और 2 से 3 दिन के बाद यानी 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में फैसला आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। प्रदीप जी, 69,000 शिक्षक हैं, किस तरह की मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ बातचीत हो पाई हो उनसे? देखिए, ये काफी पूर्व जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस सरकार में ये भर्तियां हुई थी और काफी आपत्तियों के बाद जब जांच हुई थी, SIT ने जांच की थी तो इन भर्तियों में तमाम गोलमाल जो है वो हुए थे और ये बातें जब सामने आई थी तो फिर योगी सरकार ने इस पे रोक लगा दी थी। फिलहाल अब सारी जांच पूरी हो गई है, जो शिक्षक भर्तियों से जुड़े हुए समूह हैं उन्होंने कोर्ट में रीट दाखिल की थी और उस रीट के आधार पर ही सुनवाई हो रही है। तो अब निश्चित रूप से उम्मीद ये की जा रही है कि जो 15 अक्टूबर है उस दिन फैसला आ जाएगा। लेकिन अगर हम अभ्यर्थियों की बात करें, जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात करें तो उनको आज भी कहीं न कहीं भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास है और उनका ये कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो सर्वमान्य होगा। तो देखने वाली बात ये है कि 15 अक्टूबर को फैसला किस पक्ष में आता है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, HNN न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। जिला अस्पताल से अवैध उगाई करने वाले स्टाफ को हटाया गया। HNN न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग के CMS और CMO, स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की भी खुली है नींद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर HNN न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पतालों में जिस तरह से उगाई की जा रही थी उन अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। और संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश, HNN लगातार इस खबर को दिखा रहा था कि किस तरह से अस्पतालों में उगाई की जाती है और अब इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आया है? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं कि HNN न्यूज की HNN न्यूज चैनल की यहाँ खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है, जिसमें जो है मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में लगातार अवैध उगाई जो हो रही थी स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा और HNN के द्वारा खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी नींद टूटी है और उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। 3 स्वास्थ्य कर्मियों को जो है वहां से हटाया गया है और उन पर से जवाब भी मांगा है और जांच भी बिठाई गई है। यहाँ पर HNN न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि मंत्री कपिल देव अग्रवाल से जो है जो मरीज थे उन्होंने उगाई की शिकायत की थी और उसी के बाद HNN न्यूज चैनल द्वारा ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई, जिसका बड़ा असर मुजफ्फरनगर में देखने को मिला है। जी अभी कितने अधिकारियों पर ये गाज गिरी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 3 स्वास्थ्य कर्मियों पर ये गाज गिरी है और जो CMS है उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है और बताया जा रहा है कि उन पर जांच भी बिठाई दी गई है और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जी बिल्कुल आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक बाद स्वागत है आपका। कानपुर से बड़ी खबर, कल छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित होगा समारोह। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी रहेंगे मौजूद। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। यूपी विधानसभा अध्यक्ष को समारोह में दी जाएगी मानद उपाधि। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और यूपी विधानसभा अध्यक्ष समारोह में उनको मानद उपाधि भी प्रदान की जाएगी। तो कानपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हमारी कुलाधिपति महोदय ने, जैसे कि आप पहले से भी जानते हैं, कि 3 कार्यक्रमों को बहुत आगे बढ़ाया है।
एक टीवी के बच्चों को गोद लेने के लिए। हम लोग इस बार भी हमारे टीचर 100 बच्चों को टीवी में गोद ले रहे हैं इस बार भी। इस कार्यक्रम को हम लोग सतत चला रहे हैं। अभी उन्होंने आंगनवाड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। आंगनवाड़ी भी 100 हम लोग फर्रुखाबाद जिले की ले रहे हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 100 जिलों की फर्रुखाबाद, अभी कानपुर में पूरा हो गया तो 100 जिले 100 ले रहे हैं हम लोग फर्रुखाबाद। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैडम ने देखा है कि अभी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से वैक्सीनेशन से बचाया जा सकता है। तो मैडम ने अभी ये कार्यक्रम लखनऊ में किए थे और उन्होंने आरएमएल में और केजीएमयू में दोनों में कॉर्पस सीएसआर से खुद पैसा लाके जमा किया। और अमेठी से बड़ी खबर, जिले में मौसम का बदला है मिजाज। कहीं जोरदार तो कहीं पूरे रात होती रही हल्की बारिश। कई जगहों पर जलभराव की भी स्थिति। बारिश के चलते खिले किसानों के चेहरे। धान की तैयार फसलों को लेकर किसान चिंतित भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और बारिश के चलते किसानों के चेहरे तो खिले हैं, लेकिन धान की तैयार फसलों को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं किसान। अमेठी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं जोरदार बारिश हो रही है तो कहीं रात भर ही हल्की बारिश होती रही और कई जगह पर अब जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। और संभल से बड़ी खबर, महिलाओं के ऊपर गिरी हाई टेंशन बिजली की तार। घर के बाहर आंगन में चारपाई पर बैठी थी ये महिलाएं। करंट की चपेट में आई 2 महिलाएं और एक बच्चा। महिलाओं और बच्चे को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। धनारी थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तार टूट गो। हाँ, जैसे तार टूटो हम तो पलंग रहते हैं। तार टूटने के बाद को खटिया परी हुई है। वहाँ पे लेडीज बैठी, बच्चा भी बैठे और एक जनानी भी थी। कोई बात नहीं, तार टूटा उनके ऊपर गिरा। जैसे ही हमें खबर मिली, जैसे ही बच के आए। फिर बिजली विभाग को फोन किया तो बिजली विभाग कटवाई। जब उनको देखा तो स्थिति ज्यादा खराब थी, उन्हें फिर हॉस्पिटल भेज दिया। अच्छा, पुलिस भी मौके पर पहुंची है? हाँ, पुलिस भी आ गई थी। जब हम बच के आए थे तब तक पुलिस आ गई थी। ये घटना हुई है। अच्छा, उसके बाद कैसे उन्हें अस्पताल भेजा, किसके द्वारा? एम्बुलेंस पर फोन किया उन्हें, पुलिस वाले ने। हाँ, जब उन्होंने आई है गाड़ी आधा घंटे बाद तो उनको फिर भेजा। आधा घंटे बाद? बलिया रेलवे स्टेशन से जुड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल अचानक रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाने वाला मुख्य गेट के ऊपर बना नवनिर्मित गुंबद का छज्जा अचानक गिर गया है, जिसका वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वायरल होने के बाद रेलवे कर्मचारियों के द्वारा गुंबद के छज्जाध्वस्त हिस्से को छिपाने का भी प्रयास किया गया है। बता दें कि बलिया का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण आज के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा था, जिसकी पहल पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। स्टेशन के गुंबद का छज्जा टूटने की तस्वीर वायरल होने के बाद अब यात्रियों के सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वजह से पुराना सरिया था वो लटक गया है। ये कौन सा जगह है? ये गुम्बद है। किसका गुम्बद है? ये कौन सी जगह है? मेन गेट का। रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन बलिया है। ये गुम्बद का क्या गिरा है? ये छज्जा गिर गया है एक साइड का। आखिर ये जब पुराना है तो आखिर उसी पे ये लोग क्या लगा रहे थे? क्या लगा रहे थे? देख रहे हैं। रामपुर में बिजली विभाग अपनी मनमानी पर उतारू है। व्यापारियों का कहना है कि सबके घरों में जाकर बिजली विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। बिजली चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जिसे तंग आकर आज व्यापारी समेत लोगों ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया है और धरने पर भी बैठ गए हैं। व्यापारियों की मांग है कि बिजली विभाग अपनी मनमानी पर उतारू है, जिससे लोग तंग आ चुके हैं। बिजली विभाग आए दिन अपनी मर्जी से छापेमारी कर रहा है, जिससे कई बार बिजली विभाग की टीम और अन्य लोगों के साथ मारपिटाई और कानून कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन बिजली विभाग फिर भी नहीं मान रहा है। को ज्ञापन सौंपा और हमने उसमें 1.5 लाइन की मांग ये की कि हमारे पास कहने को चेकिंग के नाम पर और जो व्यापारी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है
और जो आम उपभोक्ताओं के साथ हो रहा है उसमें हमारे पास कहने को बहुत अधिक विस्तार है और आप उसको इस समय सुन भी नहीं सकते। ये हमने लिखित में दिया है, आप ज्ञापन की प्रति मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आप ऐसा करें कि अपनी मौजूदगी में, हमने इनकी मौजूदगी में सभी अधिकारियों की खंडवार उपस्थिति में समस्या का अध्ययन की एक कार्यशाला मांगी, एक वर्कशॉप मांगी हमने इनसे कि आप स्टडी की हमें एक वर्कशॉप दें ताकि हम डिटेल में आपको विस्तार से पूरी बात समझ